बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा है स्पैनिंग ट्री को देखा है, उसमें हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को देखा, उसके काम करने के तरीक़ाकार को समझा और उसकी एक एग्जांपल भी हमने देखी कि अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो हमें किस तरह से उसे लेके चलना पड़ेगा। बेसिकली प्रिम्स स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम भी आपका एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है और जब हम बेसिकली मिनिमम कॉस्ट जो है फाइंड करना चाह रहे हैं या शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम प्रिम्स जो है स्पैनिंग ट्री जो है एल्गोरिथम उसे यूज़ कर सकते हैं। Prim's algorithm to find the minimum cost spanning tree uses the greedy approach. Prim's algorithm shares a similarity with the shortest path first algorithm. ये जो आपका shortest path first algorithm है उससे similar है। Prim's algorithm is used to find the minimum cost spanning tree for the weighted undirected graph. तो ये भी आपका minimum cost spanning tree है। weighted undirected graph जो हैं उनमें जो आपका minimum cost spanning tree है उसको find करने के लिए यूज़ होता है। स्पैनिंग ट्री जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था। स्पैनिंग ट्री बेसिकली द ग्राफ जस्ट अ सब ग्राफ दैट कंटेन्स ऑल द वर्सेस एंड द ट्री विद नो साइकिल। तो ये तमाम के तमाम वर्सेस इसके अंदर आते हैं और ये सब ग्राफ होता है और इसके अंदर किसी किस्म का साइकिल जो है वो नहीं आ सकता। अ ग्राफ में हैव अ मैनी स्पैनिंग ट्रीज। A spanning tree of the graph with minimum cost is called minimum cost spanning tree. तो एक ऐसा स्पैनिंग ट्री जो मिनिमम कॉस्ट के साथ आता है किसी भी ग्राफ का उसे हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कहते हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिथम जो है वो ट्रीट करता है नोड्स को सिंगल ट्री के तौर पे और आप उसमें नई नोड्स जो है ऐड कर सकते हैं जो आपको गिवन ग्राफ है उसकी मदद से। प्रिम्स एल्गोरिथम को हल करने के लिए अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप जितने भी लूप्स हैं उन्हें रिमूव करें और दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर जो आपके पैरेलल एजेस हैं उनको आप रिमूव करें, लेकिन पैरेलल एज में आपने वो जो कम वाला होगा उसे, जो कम वेट वाला है उसे रिमूव नहीं करना बल्कि जो ज़्यादा वेट वाला है उसे आपने रिमूव करवाना है। उसके बाद आपने इन दोनों स्टेप्स करने के बाद आपने कोई आर्बिट्रेरी वर्टेक्स जो है उसे रूट वर्टेक्स मान लेना है। जितने भी वर्सेस आपको गिवन होंगे ABCDEF जितने भी वर्सेस आपको गिवन उनमें से एक को आपने जो रूट वर्टेक्स जो है वो मान लेना है। बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चन के अंदर याद रखेगा जो रूट वर्टेक्स है उसके लिए एरो दिया जाता है, तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एरो है तो आपने उसी को फिर रूट वर्टेक्स मान के चलना है। अगर एरो नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी जो है वर्टेक्स वो रूट वर्टेक्स कंसीडर करवा सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है कि आपने एजेस को चेक करना है और एक दूसरे के साथ जिसकी कम है कॉस्ट उसको आपने उसी को आपने मार्क करवाना है जो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। मतलब जो रूट वर्टेक्स के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड है आप उनमें से जो कम कॉस्ट वाला होगा उसको आपने फिर लेके चलना है, उसको आपने रूट मानना है और इस तरह आप आगे प्रोसीड करते रहें टिल एंड। यहाँ तक हम एक एग्जांपल की मदद से इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक पैरेलल एज है और ये आपका सेल्फ लूप बन रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इस सेल्फ लूप को रिमूव करवाएं। दूसरे नंबर पे जो पैरेलल एज है मतलब आप A to B जो है वो दो तरह के आपको दे दिए, एक में 9 है और एक में 6 है। तो जो बड़ी वैल्यू वाला है उसको आप स्किप करवा देंगे, उसको आप कैंसिल करवा देंगे, आप सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। अब बाज़ दफ़ा यहाँ पे एरो दिया जाता है तो जिसके साथ भी एरो हो उसको आप रूट कंसीडर करवाएंगे। नहीं दिया गया जिस तरह हमारे इस क्वेश्चन के अंदर तो आप उसमें से कोई सा भी जो है उसे रूट रख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस। तो ये पैरेलल एज है आप इसको रिमूव करवा दें, ये लूप है आप इसको रिमूव करवा दें। रिमूव ऑल द लूप्स एंड पैरेलल एजेस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। इन केस ऑफ पैरेलल एजेस कीप वन विच हैज द लीस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट एंड रिमूव ऑल अदर्स। तो जो जिसकी कॉस्ट कम है मतलब 6 और 9 है तो आप जिसकी कॉस्ट कम है उसको उसका पार्ट रखेंगे, लेकिन जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है उसको वहाँ से रिमूव करवा दें। अब नेक्स्ट आप प्रोसीड कर ये अब आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ फिर रह जाएगा और आपने यहाँ पे आर्बिट्रेरी नोड जो है उसे रूट नोड के तौर पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने पहले आपसे कहा कि बाज़ क्वेश्चंस के अंदर बाज़ दफ़ा जो है इसके साथ एरो दिया जाता है, S के साथ हो सकता है, A के साथ, B के साथ, T के साथ, C के साथ, D के साथ, किसी के साथ भी एरो हो सकता है। तो जिसके साथ एरो होगा वहीं उसी को आप रूट कंसीडर करवाएंगे और उससे आगे आप प्रोसीड करेंगे। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरो नहीं दिया गया तो आप अपनी मर्जी से किसी भी रूट को जो है वो किसी भी वर्टेक्स को वो रूट नोड जो है रख सकते हैं। यहाँ पे हम S को मान लेते हैं।
एस को मान के हम चलते हैं तो एस के साथ जो डायरेक्टेड कनेक्टेड हैं वो दो वर्टिसेस जो हैं, दो नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, एक 7 है और एक ए है और एक सी है। तो हम जो है उनमें से जिसका वेट कम होगा, जिसकी कॉस्ट कम होगी, उसको हम लेंगे, दूसरे को स्किप करवा देंगे। मतलब क्या कि हम ए को लेंगे और ये सी जो है इसे हम स्किप नहीं करवाएंगे। फिर ए के हिसाब से देखेंगे ए जो है डायरेक्टली किस किस के साथ कनेक्टेड है, ए बी के साथ कनेक्टेड है, ए सी के साथ कनेक्टेड है, ए जो है एस के साथ कनेक्टेड है। एस वाला तो हम क्योंकि पहले कर चुके हैं उसकी तरफ हम मूव नहीं करेंगे, जो पहले हो चुका है उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि उसके अंदर साइकिल्स जो है वो नहीं आ सकते। तो अगर दोबारा हम आएंगे तो वो तो साइकिल हो जाएगा, तो हम उसको फिर कंसीडर नहीं करवाएंगे। अब ए सी के साथ देखा जाएगा, बी के साथ देखा जाएगा, कम जो है वो किस में है, वो सी के साथ है, तो फिर हम इसको हाईलाइट करवा देंगे। इसको फिर सबसे पहले स्टेप में ये हाईलाइटेड होगा, फिर ये हाईलाइटेड होगा, फिर सी जो है वो हमारा रूट नोड हो जाएगा। सबसे पहले एस रूट नोड था, फिर ए रूट नोड बना, फिर सी में रूट नोड हमारे पास बनेगा। सी जो है वो डायरेक्टली किस किस के साथ कनेक्टेड है, वो डी के साथ भी कनेक्टेड है, वो बी के साथ भी कनेक्टेड है, वो ए के साथ भी कनेक्टेड है। ए को हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको हम बी और डी के साथ हम देखेंगे, तो इन दोनों में से जो कम वेट है वो किसका है, कम कॉस्ट किसकी है, डी की। तो हम इसको फिर हम रूट नोड कंसीडर करवाएंगे, इसको भी हम हाईलाइट करवा लेंगे। अब डी को हम देखेंगे, डी बी के साथ भी कनेक्ट है, सी के साथ भी और टी के साथ भी है। तो इनमें से जो सबसे कम है, इसी तरह हमने एंड तक मूव करवाना है। यही आपके पास सारी की सारी, मतलब इसको सबसे पहले हमने हाईलाइट कराया, फिर ये जो लाइन है ये हाईलाइट होगी क्योंकि ये इसका कम है इसके मुकाबले में। अब इन दोनों में से आप बताएं मुझे कि सी ए, ये तो हम देखेंगे नहीं, डी वाला एक बी वाला है और डी वाला है, तो हम किसको हाईलाइट करवाएंगे, जो कम है। तो डी वाला कम है तो ये हाईलाइटेड हो जाएगी यहाँ पे। अब डी हमारा जो है वो रूट नोड होगा, और डी जो है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अच्छा बच्चे यहाँ पे बात याद रखिएगा, ये दोनों सेम है, टू भी है, तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे। अब कोई एक सा जो है वो पहले कंसीडर करवा लें। मिसाल के तौर पे अगर आप b को कंसीडर करवाते हैं तो आप करवा सकते हैं, यहाँ पे b आ जाएगा, और b जो है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है, b t के साथ भी कनेक्टेड है, b जो है वो d जो है बिल्कुल b जो है वो t के साथ भी कनेक्टेड है, b d के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास जो है d जो है अगर हम इसको मानेंगे तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, क्योंकि ये 2 है इसकी। तो ये फाइनल जो हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेगी 7 3 3 2 2, और टोटल जो कॉस्ट है वो ये हमारे पास 17 आ जाएगी। 7 + 3 13 15 17। तो वैसे तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बन रही थी कि 15 और 3 18 और 10 28 और 2 जो है वो बन जाएगा 30 और ये बनेगा जी आपके पास 40। अब जब हमने इस पूरे प्रोसीजर से गुजरे हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो 17 आ जाएगा। तो 40 के मुकाबले में 17 जो है वो कम वैल्यू है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो प्रिम्स एल्गोरिदम है इसके काम करने का तरीकाकार है। मैं नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी मज़ीद भी अगर आपने कोई बात इससे रिलेटेड अगर आपने पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे लिख सकते हैं। आप मैं ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने की। आज का हमारा यही लेक्चर था, यही हमारी डिस्कशन थी। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है आप पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने चैप्टर नंबर 1 को देखा, चैप्टर नंबर 2 को देखा, चैप्टर 3 4 5, उसके बाद हम चैप्टर 6 7 8 आपका वो दूसरे टीचर्स के ज़िम्मे था, और 10 और 11 जो है हमने दोबारा से, क्योंकि कोर्स आउटलाइन के हिसाब से हमने इन सारी चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन का लास्ट टॉपिक था। हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई थी उसका भी ये लास्ट टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।